दोस्तों, मेरा नाम नदीम है और मैं आज आपको सुना रहा हूँ अपनी ही लिखी कहानी फैशन डिज़ाइनर। एक हिंदुस्तानी औरत के लिए उसका पति भगवान होता है। गुलाब की पंखड़ियों जैसे सुर्खों हिलाते हुए मनीषवी ने आहिस्ता से कहा, ये क्या बातें लेकर बैठ गई? आज हमारी वेडिंग नाइट है। बरसों इंतज़ार किया मैंने आज के लिए और तुम पता नहीं क्या बोले जा रही हो। छोड़ो ये सब। अच्छा ये बताओ, सिगरेट लेती हो? अमन ने रोमांटिक होकर पूछा। हिंदुस्तानी औरत के संस्कार ये नहीं होते। वो ऐसा कभी अमन मनीषवी की बात को बीच में काट देता है। व्हाट रबिश, ये सब गाना बंद करो प्लीज़। मैं एक फैशन डिज़ाइनर हूँ, नए ज़माने का आदमी हूँ। इन बेकार के रीति रिवाजों और खोखले संस्कारों में मुझे कोई विश्वास नहीं है और आइंदा मेहरबानी करके इन बेकार की बातों में मुझे मत उलझाना, समझी? अमन ने गुस्से से कहा। आप तो नाराज़ हो गए, मनीषवी ने फिर आहिस्ता से कहा। देखो मनीषवी, मेरी दुनिया ग्लैमर और शोहरत से भरी है। तुम्हें तो मेरा एहसानमंद होना चाहिए कि मुझ जैसे लड़के ने तुमसे शादी की। खैर छोड़ो इन बातों को, सारी ज़िंदगी पड़ी है बातें करने के लिए। अच्छा ये बताओ, हनीमून पर कहाँ चलना पसंद करोगी? मेरी राय में मनाली ठीक रहेगा। मनीषवी ने हाँ में सिर हिला दिया। देखो कितनी खूबसूरत वादियाँ हैं, पहाड़ों का सीना चीर कर बनाई गई ये सड़कें, साफ शफाफ हवा। उधर देखो कितना खूबसूरत नज़ारा है। मैं तुम्हारा एक फ़ोटो लेता हूँ। छोड़ो आज नहीं, कल देखते हैं। आज तुम्हारी ड्रेस ठीक नहीं है। ठीक तो है, और कैसी ड्रेस चाहिए आपको? ड्रेस ऐसी हो जान जिसमें कुछ लगता हो ये कोई आम औरत नहीं, परी खड़ी है, परी। मैं कोई परी वरी नहीं हूँ जो उल्टी सीधी ड्रेस पहनकर फ़ोटो खिंचवाऊँ। अपने पेशे में आपको परियाँ बहुत मिलती होंगी, पर मैं आपकी बीवी हूँ। फिर वही रट। देखो मनीषवी, तुम यहाँ वही करोगी जो मैं कहूँगा। देखिए मन, आप नाराज़ मत होइए, आपकी जो ख्वाहिश होगी मैं पूरी करूँगी, लेकिन प्लीज़ अपना मूड ठीक रखिए। 7 दिन का ये सफ़र कैसे कट गया एहसास ही नहीं हुआ। मनीषवी ने अमन के कंधों पर अपना सिर रख दिया। हाँ शायद तुम्हें एहसास नहीं हुआ, लेकिन मुझे बहुत सारे एहसास हुए, पर अब कोई फ़ायदा नहीं। और हाँ, आज शाम मेरे कुछ दोस्त घर आ रहे हैं। उनकी मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, और अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो रामू से मंगवा लेना। कुछ देर बाद दरवाजे पर बेल बजती है। अमन उठकर दरवाज़ा खोलता है। हाय अमन। ओह टोनी यार, जैकब कैसा है तू? और सलीना, वाह कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम इस ड्रेस में। आज तुम लोगों के आने से बहुत खुशी हो रही है मुझे। खुशी तो हमें भी बहुत हो रही है। अच्छा ये बताओ, कैसा रहा हनीमून तुम्हारा? जैकब ने पूछा। मत पूछ यार, कुछ बातें बुला देने के लिए अच्छी होती हैं। क्यों, क्या हुआ? सलीना ने सवालिया अंदाज में पूछा। ये पूछो क्या नहीं हुआ, जैसे तैसे कटे ये दिन। पर मनीषवी तो बहुत स्मार्ट लड़की है। स्मार्ट तो है, पर तुम जैसी हॉटी नहीं है। पर भाभी है कहाँ? टोनी ने मुस्कुराते हुए पूछा। मनीषवी ज़रा बाहर आना, मेरे कुछ दोस्त आए हैं तुमसे मिलने। नमस्ते। मनीषवी ने सिर पर पल्लू ढकते हुए आहिस्ता से कहा। ब्यूटीफुल, कितनी खूबसूरत भाभी है। अमन तू बड़ा खुशनसीब है। टोनी और जैकब ने मनीषवी की तारीफों के पुल बांधे। अच्छा मनीषवी, वो हनीमून वाले फोटोग्राफ तो दिखाना, अमन ने कहा। वाह कितनी खूबसूरत लग रही है भाभी। सही ना, ये ड्रेस देखो कितनी अच्छी लग रही है भाभी पर। बस एक बात बोलूं टोनी, भाभी अगर मॉडलिंग करना शुरू कर देना तो कसम से धमाल हो जाए। जैकब ने ख्याल जाहिर किया। यार अमन, तू अपना नया प्रोजेक्ट भाभी से क्यों नहीं करवाता? वैसे भी अब सलीना बोरिंग लगती है। टोनी ने चुटकी ली। मैं तुम्हें बोरिंग लगती हूँ? क्या मतलब है तुम्हारा? सलीना चहकी। सॉरी सलीना, मैं तो मजाक कर रहा था, और मजाक अपनों से ही किया जाता है। टोनी ने मस्खा लगाया। देखिए, आप लोगों को मेरे बारे में राय पेश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जिस समाज में पली बड़ी हूँ वो समाज इस बात की इजाज़त बिल्कुल नहीं देता कि मैं पराए मर्दों के सामने अपने जिस्म की नुमाइश करते फिरूँ। इस बार मनीषवी कुछ गुस्से में थी। मनीषवी सोच समझ कर बोला करो, ये मेरे दोस्त हैं। अमन को बुरा महसूस हुआ। मुझे पता है ये आपके दोस्त हैं, मैं भी इनकी इज्जत करती हूँ, लेकिन किसी के बारे में कुछ कहने से पहले उसके बारे में पूरी तरह जान लेना चाहिए। ये बात सुनकर तीनों शर्मिंदा से होकर चले गए। इस पर अमन ने उसे खूब डांटा। हालांकि मनीषवी काफ़ी देर तक उसे समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन अमन पर उसका कोई असर नहीं हुआ। उन दोनों के बीच की दूरियां दिन ब दिन बढ़ती गईं। मनीषवी से अमन जितना दूर गया, सलीना के उतना ही करीब आ गया।
क्योंकि सलीना में उसे वो सब कुछ नज़र आता था जो मनस्वी में नहीं था। एक मॉडल, फैशनेबल लड़की। जब रैंप पर अमन की डिज़ाइन की हुई ड्रेस पहनकर वो चलती तो अमन बाग बाग हो जाता। अब वो पार्टियों में इकट्ठा नज़र आने लगे। एक दिन अमन मनस्वी को छोड़कर सलीना के साथ लिव इन में रहने लगा। उधर मनस्वी को जब ये खबर मिली तो उसे बहुत दुख हुआ, पर वो पढ़ी लिखी लड़की थी। डर कर यूँ अलग हो जाने से उसने हालात का मुकाबला करना बेहतर समझा। मनस्वी ने एक स्कूल में टीचर की नौकरी कर ली। अब यही नौकरी उसकी ज़िंदगी का सहारा थी। अमन और सलीना की दुनिया उससे बिल्कुल अलग थी। सलीना, सुनो, मैं कल सुबह पुणे जा रहा हूँ, ज़रूरी मीटिंग है, तुम अपना ख्याल रखना। सलीना से विदा लेकर अमन अपनी गाड़ी से पूना के लिए रवाना हो जाता है। पर रास्ते में अनहोनी उसका इंतजार कर रही थी। एक टूरिस्ट बस से उसकी कार की खौफनाक टक्कर हो जाती है। एक्सीडेंट का सीधा असर उसकी रीढ़ की हड्डी पर पड़ता है। उसके जिस्म का आधा हिस्सा काम करना बंद कर देता है। सलीना, देखो मुझे क्या हो गया है। मोहताज हो गया है तुम्हारा अमन। मुझे तुम्हारे सहारे की ज़रूरत है। अमन, अभी मैं जवान और ख़ूबसूरत हूँ। मेरे सामने मेरा करियर बाहें फैलाए खड़ा है। तुम्हारी इस व्हीलचेयर को कहाँ इधर उधर घसीटती फिरूंगी मैं। सलीना ने मुंह बिगाड़ कर जवाब दिया, मैं घसीटूंगी ये व्हीलचेयर, क्योंकि ये मेरे भगवान है और भगवान को घसीटा नहीं जाता बल्कि उसकी पूजा की जाती है। आप मेरे साथ चलिए। मनस्वी के अचानक आने से अमन चौंक गया। लेकिन मनस्वी, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता। ये मेरे की सज़ा है जो भगवान ने मुझे दी है। मैं यूं ही अकेला गुजार लूँगा ज़िंदगी। अमन की आंखें भर आईं। नहीं अमन, तुम्हें भले ही मेरे सहारे की ज़रूरत ना हो, लेकिन मुझे तुम्हारे सहारे की ज़रूरत है, क्योंकि शौहर के बिना बीवी अधूरी होती है। चलो अमन, घर चलो। और फिर अमन और मनस्वी हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाते हैं।